712 एडी, वो साल जब भारत की भूमि पर पहली बार अरबों का सफल आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में हिंदू शासक राजा दाहिर को पराजित कर दिया गया, सिंध पर कब्जा हुआ और भारत में पहली बार जजिया टैक्स लगाया गया। लेकिन ये घटना तो महज शुरुआत भर थी। सिंध और मुल्तान से खलीफा को इतनी भारी मात्रा में धन मिला कि अब उसकी नज़र पूरे भारत पर थी। अब सवाल ये था कि भारत को अरबों के अगले हमले से कौन बचाएगा। और सिर्फ अरब ही नहीं, तुर्क और तिब्बत के शक्तिशाली साम्राज्यों की नज़र भी अब भारत पर थी। तभी नाम आता है एक ऐसे भारतीय शासक का जिन्हें भारत में वो दर्जा नहीं मिला जो सम्राट अशोक या बादशाह अकबर जैसे शासकों को मिला। वो कोई आम भारतीय शासक नहीं था, बल्कि वो भारत का एक अनडिफीटेड कॉन्करर था। आम भारतीय शासकों से उलट दुश्मनों के हमला करने से पहले उन पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने वाले इस भारतीय शासक का नाम था सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड। तो आइए जानते हैं उस भूले बिसरे योद्धा के बारे में जिनका नाम चीन के इतिहास के किताबों में तक दर्ज है। भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी एक बड़े बदलाव और चुनौतियों का दौर था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अब देश में कोई भी सेंट्रल पावर नहीं बचा था और कई सारे अलग अलग रीजनल पावर्स एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक इसी दौरान भारत के बाहर भी एक बड़ा बदलाव हो रहा था। इस्लाम के उदय के बाद उत्तरी अफ्रीका और पूरा मिडल ईस्ट अरबों के कब्जे में था और अब उनकी नजर भारत पर थी। इसके अलावा हिंदू कुश और पामीर के इलाकों में तुर्क शक्तिशाली हो चुके थे और दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे। यही नहीं, तिब्बती साम्राज्य नेपाल तक अपने पैर जमा चुका था और अब भारत में घुसने की योजना बना रहा था। यानी एक ही समय पर 3 महाशक्तियां अरब, तुर्क और तिब्बत भारत पर हमला करने वाली थी। अब सवाल ये था कि देश में तो कोई सेंट्रल पावर बची नहीं थी, तो फिर कौन इन खतरों से देश की रक्षा करने वाला था। इन्हीं सब के बीच कश्मीर के नए शासक बने ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य जब गद्दी पर बैठे तो उनका सिंहासन कांटों से सजा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में कश्मीर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन तीनों आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश करने का एक अच्छा एंट्री गेट था। अगर उस दौरान कश्मीर पर कब्जा हो जाता तो पूरा उत्तर भारत असुरक्षित हो जाता। लेकिन ललितादित्य वे शासक थे जो अपने समय से काफी आगे की सोचते थे। वे न सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा तक सीमित रहना चाहते थे, बल्कि पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखना चाहते थे। अब तक के कश्मीर के शासकों की फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव होती थी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कश्मीरी शासक ने उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हमला किया हो। लेकिन ललितादित्य आम कश्मीरी शासकों की तरह नहीं थे। वे इस परंपरा को तोड़ने वाले पहले कश्मीरी शासक बने। उस समय उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र कन्नौज था। वो कन्नौज जो एक जमाने में हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी, जहां अब वर्मन वंश के राजा यशोवर्मन का शासन था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब कश्मीर का कोई शासक देश का सेंट्रल पावर बनना चाह रहा हो। इसके बाद क्या था, ललितादित्य ने कन्नौज पर हमला किया और यशोवर्मन को पराजित किया। हालांकि फिर यशोवर्मन को जीवन दान देकर उन्हें अपने अधीन शासक करने की अनुमति दे दी गई। इस तरह ललितादित्य की विजय का रथ आगे बढ़ा, जिसमें पूर्व का नगीना मगध और उत्तर का ताज हिंदू कुश पर्वत उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ललितादित्य की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने जिस सिंध के शासक को पराजित किया था, उसी सिंध के शासक राजा दाहिर ने हमले से पहले मोहम्मद बिन कासिम को लिखे अपने एक पत्र में लिखा, कश्मीर का वो राजा जिसके राज सिंहासन के द्वार पर हिंद के अन्य शासकों ने अपने सिर झुकाए, जो पूरे हिंद पर शासन करता है, यहाँ तक कि मकरान और तुरान के देशों पर भी। वो राजा जिसकी जंजीरें अनेक महान और प्रतिष्ठित लोगों ने स्वेच्छा से अपने घुटनों पर धारण की है और जिसके खिलाफ कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कश्मीरी शासक भला इतना ताकतवर कैसे बन गया। दरअसल एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनमें मौजूद थी जो आमतौर पर काफी कम भारतीय शासकों में देखने को मिलती थी। वो क्वालिटी थी प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की, यानी दुश्मनों के हमला करने से पहले ही उन पर सडन अटैक करना। उन्होंने देखा कि तिब्बती साम्राज्य ने नेपाल को ऑलरेडी अपने नियंत्रण में ले लिया है और अगर इसे रोका नहीं गया तो जल्द ही तिब्बती सेना भारत में भी प्रवेश कर जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए ललितादित्य ने सीधे चीन के टैंग एम्पायर से संपर्क किया। ये एक बेहद रोचक तथ्य है कि ललितादित्य की जानकारी हमें टैंग एम्पायर के ही एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट सीन टैंग सू यानी न्यू बुक ऑफ टैंग में देखने को मिलता है। इसके बाद क्या था, भारत और चाइना की कंबाइन आर्मी ने तिब्बतन्स को कई मोर्चे पर पराजित किया। सिर्फ तिब्बतन्स ही नहीं, तुर्कों को भी ललितादित्य ने अपने तरीके से संभाला। तुर्क जो अपने ब्रूटल फोर्स के लिए फेमस थे, उनसे निपटने के लिए ललितादित्य ने 2 बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने सबसे पहले तुर्कों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कासगढ़ जो तुर्कों के दुश्मन थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तिब्बतन्स, वो तिब्बतन्स जो ललितादित्य के दुश्मन थे। और राजनीति में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस वजह से दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बना। लेकिन जैसे ही तुर्कों ने अलायंस को तोड़कर भारत में घुसने की कोशिश की तो ललितादित्य ने तुरंत उन पर काउंटर अटैक करके उन्हें पूरी तरह कुचल दिया। इतना ही नहीं, ललितादित्य के साम्राज्य में पकड़े गए तुर्कों को अपनी गुलामी का प्रतीक चिन्ह दिखाने के लिए अपने सिर का आधा भाग मुंडवाना पड़ता था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अरब के उम्मयद खलीफा की ताकत इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप तक को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वो सेना जिसे सिंध और मुल्तान की संपत्ति की स्वाद लग चुकी थी और अब उन्हें पूरा भारत चाहिए था। लेकिन तभी 3 महान भारतीय शासक, कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़, राजस्थान के बप्पा रावल और कन्नौज के यशोवर्मन ने अरब सेना को इस तरह पराजित किया कि फिर भविष्य में कभी अरब हमला भारत पर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसे ही किसी और महान योद्धा के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उनका नाम जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।